Pure silicon at 500 Kelvin has equal number of electrons and hole equal to this. प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की और होल की, वो बराबर होती है किसके? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की। उसे Ni कहते हैं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये आगे लिखते हैं, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH टू 4.5 इंटू 10 की पावर 22। देखो प्योर में तीनों बराबर होते हैं, मगर जब आप कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें तो फिर NH बदल जाते हैं। ठीक है, अब आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी तो ये इंप्योर सेमीकंडक्टर बन गया। इसमें NH कितना हो गया है? 4.5 इंटू 10 की पावर 22। और ऑब्वियसली अगर NH बदला है तो Ne भी बदला होगा। आगे, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ के बाद क्या पूछा है? पहला पूछा है पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ये डोपिंग के बाद जो है पी बन गया है जिसमें Ne इतना है। आपने क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH। डोपिंग करने से होल बढ़ गए हैं। सर होल कहां बढ़ते हैं? पी टाइप में बढ़ते हैं। तो ये बात तो कंफर्म है, पी बना होगा। अगर ये पी बना है तो आंसर क्या तो ए होगा या सी होगा। बी और डी तो गलत हो गए, एन नहीं बना होगा क्योंकि होल की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अब रही बात कि पी तो बन गया, एन कितना होगा? देखो भाई, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग एन इंटू NH किसके बराबर होता है? NI स्क्वायर के। NE वो पूछ रहा है आपसे, NH 4.5 इंटू 10 की पावर 22। ये वाला पुट करना, ये वाला नहीं। इम्प्योर में पूछ रहा है, प्योर में नहीं पूछ रहा। देखो उसने क्या कहा, द डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड का मतलब डोपिंग करने के बाद क्या होगा? तो डोपिंग करने के बाद तो NH ये वाला है ना, ये वाला पुट करना। Ni कितना है? तो अब यहां से देख लो, Ne इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 की पावर 22, 2.25 इंटू 10 की पावर 32। तो यहां से Ne आ जाएगा बेटे 5 इंटू 10 की पावर 9। चेक कर लो, आंसर ए आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। देखो ये जो ऊपर डाटा है ये प्योर के हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स और इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन सब बराबर होते हैं इतना। जब आप डोपिंग करेंगे तो इम्प्योर बन जाएगा। इम्प्योर में NH Ne बदल जाते हैं, Ni नहीं बदलता। Ni थ्रू आउट सेम रहता है चाहे प्योर है इम्प्योर हो। तो इम्प्योर करने से NH बदल गए तो Ne भी बदल गया होगा, Ni वही रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो मास एक्शन लॉ में NH नया वाला पुट करना, हमें Ne निकालना नया वाला, Ni वही रहता है, वो प्योर इम्प्योर का सेम होता है। ठीक है, चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह, कोई डाउट हो बता दीजिए। बेटे मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये मानकर के थ्योरी आपको आती है। तो ये सब क्लास में पढ़ाया जाता है कि प्योर इम्प्योर में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बराबर होती है। हाँ, Ne NH वेरी कर जाते हैं जब प्योर से इम्प्योर होते हैं। A Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit as shown. The current through the diode is, इस Zener diode के थ्रू करंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो अभी मिल जाएगा। करंट कहां से चलेगा? पॉजिटिव से चलता है बेटे करंट, यहां से चलेगा। यहां पे जंक्शन है, करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। बेटे करंट पॉजिटिव से चलता है ना, यहां से चलेगा और जंक्शन पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेटेस्ट से I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। ठीक है, इसको 15 वोल्ट मिले हैं। बेटे आपको पता है पैरेलल में वोल्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको 15 मिले तो इसको भी क्या मिले होंगे? 15 मिले होंगे। अच्छा, इसको 15 मिले हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। इसको 15 मिले हैं तो इसको भी 15, तो टोटल को कितने मिले हैं? 15। पैरेलल का रूल क्या होता है? जितना 1 को मिलेगा उतना 2 को मिलेगा और उतनी ही टोटल वैल्यू आएगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। सेम का क्या मतलब? 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, तो पैरेलल में अगर 1 को 15 मिलेगा तो 2 को भी 15 मिलेगा और टोटल वैल्यू भी 15 ही आएगी।
तो इन दोनों को मिला के भी 15 मिला है। अब बताओ वहां बैटरी से कितने वोल्ट आए थे 20, उसमें से 15 तो ये दोनों ले गए, तो उस बेचारे को कितना मिला होगा? अब टोटल 20 में से इनको 15 मिला है तो उसे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, 5 इसे मिल गया होगा, इसे 5 वोल्ट मिल गया होगा A5। तो ये वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। ध्यान रखा करो पैरेलल में जितना 1 को मिलता है उतना 2 को मिलता है, उतना 3 को मिलता है, उतना 4 को मिलता है, उतना ही टोटल होता है, सेम रहता है बिल्कुल, ठीक है। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, पहले इस पे लगाओ ओम्स लॉ। 250 ओम पे ओम्स लॉ लगाओ। V इक्वल्स टू IR, कितने वोल्ट मिले उस बेचारे को? 5। करंट I, रेजिस्टेंस 250, तो यहां से I कितना आ गया? 1/50 एम्पियर। इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 20 मिली एम्पियर। क्यों किया? वो सारे आंसर मिली एम्पियर में ना, वो लास्ट वाला भी मिली में है, कैपिटल एम गलत लिखा है बेटे, मिली होगा, को फर्क पड़ता? कैपिटल एम मेगा होता है बेटे, और स्मॉल एम जो होता है वो मिली होता है, और ये कैपिटल है होगा, एम्पियर कैपिटल इसे लिखते हैं, वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20 मिली एम्पियर। किसका करंट आया? 250 का, ये आ गया ये वाला, ठीक है। अब ये करंट यहां जाएगा तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I1 और I2। इसका निकालते हैं, इस पे लगाओ ओम्स लॉ 1 किलो ओम पर, ये रहा। चलो V इक्वल्स टू IR, 1 किलो ओम को वोल्टेज कितने मिले? 15, करंट I2, और 1 किलो ओम यानी कि 1 × 10⁻³ तो यहां से I2 आ गया 15 × 10⁻³ एम्पियर, तो I2 आ गया बेटे 15 मिली एम्पियर। तो 15 मिली एम्पियर उसके हैं, तो I आ गया 20 मिली एम्पियर, और ये आ गया आपका I2, ये वाला I2 15 मिली एम्पियर। अब I1 की बात करते हैं, तो आप देखो ये I यहां से आया था और यहां आने के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो बेसिकली I दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, I1 प्लस I2। अभी आपने I 20 मिली एम्पियर निकाला है, I1 पता नहीं, और I2 15 मिली एम्पियर आया है, तो बताओ I1 कितना आ गया? I1 आ गया 5 मिली एम्पियर। ये जो I1 है जो डायोड के थ्रू फ्लो करेगा ये 5 मिली एम्पियर, तो इसके थ्रू फ्लो करेगा 20 मिली एम्पियर, यहां के दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इधर 5 मिली एम्पियर जाएगा, इधर 15 मिली एम्पियर। अब बताओ उसने किसका पूछा है? करंट थ्रू डायोड, इसका पूछा है I1, कितना आया? 5 मिली एम्पियर, आंसर हो गया 5। चेक कर लो सही से, उसने तो डायोड का पूछा है ना, हमने किसका निकाला? नहीं, हमने तो सबका निकाल दिया, अब जिसका पूछे बता दो। कुछ लोग कहते हैं सर जब आंसर ए था तो उसकी यूनिट क्यों ठीक की थी? अरे मैंने तो ऐसे ठीक कर दी, वो एब्सर्ड है ना बेटे, स्मॉल ए कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करता, कैपिटल ए मेगा हो जाता है, एब्सर्ड यूनिट थी ना, इसलिए मैंने ठीक कर दी, ठीक है। बाकी आंसर तो आप निकाल के देखो कितना आ रहा है, ठीक है, चेक कर लो सही से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर एज शोन। ये तो रटे हुए होते हैं, ये और गेट का है, ये एंड गेट का है, ये नॉट का है, और ये नैंड का है। ये एंड के आगे जो सर्कल होता है ये नॉट का सिंबल है, एंड प्लस नॉट क्या हो जाता है? नैंड। तो ये तो रटे हुए हैं सब आपके, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? पिक आउट विच वन आर फॉर एंड। एंड का कौन सा है? सेकंड वाला है, तो सेकंड से स्टार्ट होंगे, पहले सेकंड आएगा, पहले अपना निकाल लेते हैं। नैंड, नैंड फोर्थ वाला है, फिर क्या आता है? नॉट, नॉट थर्ड है आपका। ये तो सिंबल है, रटे हुए होते हैं, तो सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड ये आ जाएगा डी। 4 दे रखे, 3 पूछे हैं बस, ये और का है, ये पूछा नहीं उसने, ठीक है। अब ये तो याद करने होते हैं सिंबल, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। चलो, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, पहला ऑप्शन है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लेशन लेयर रीजन बिकम्स थिक। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में ये बात तो सही है कि पी टाइप का पोटेंशियल ज्यादा रखा जाता है, और ज्यादा पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का होता है, इसलिए हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं पी से।
लेकिन फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होती है, बढ़ती नहीं है। इसने लिखा थिक हो गया तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये बात थिक वाली बात गलत हो गई ना, ये वाली बात गलत हो गई। अगला क्या है, बी ऑप्शन है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड। सर अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट कर दोगे तो हायर पोटेंशियल एन से कनेक्ट हो जाएगा, तो एन का पोटेंशियल पी से क्या हो जाएगा, ज्यादा ही, तो रिवर्स बायस हो जाएगी। आपको तो फॉरवर्ड बायस करनी है, ये तो गलत हो गया। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, अगेन आप एन साइड से कनेक्ट करेंगे तो एन का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड, हाँ ये सही है। पॉजिटिव का मतलब हायर टर्मिनल पी से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड होगी। एंड डिप्लेशन लेयर बिकम्स थिन, हाँ फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है, रिवर्स बायस में बढ़ती है, ये ऑप्शन सही है। डायरेक्ट क्लास की थ्योरी है, क्लास पढ़ी आपने तो थ्योरी बता दीजिए, उसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना। टू आइडियल डायोड आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन। आइडियल डायोड किसे बोलते हैं, आइडियल डायोड वो होती है बेटा जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करे और रिवर्स बायस में ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करे। ये कौन सी बायसिंग में है, अभी देखता हूं। डायोड 1 का पी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यानी कि पी का पोटेंशियल हाई है, ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। ये ऊपर वाली डायोड 1 फॉरवर्ड बायस में है तो ये कनेक्टिंग वायर बनेगी। D2 देखो, इसका N, ये वर्टिकल लाइन N होती है बेटा, ट्रायंगल P होता है, तो ये N जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि N का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, ये रिवर्स बायस है D2, ये ब्रोकन वायर बनेगी, ठीक है। तो सर्किट दोबारा ड्रॉ करो, D1 को कनेक्टिंग वायर बनाओ और उसको ब्रोकन वायर बनाओ। D1 की जगह कनेक्टिंग वायर, D2 की जगह ब्रोकन वायर। सिंस ये वायर ब्रोकन है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ब्रोकन वायर में करंट नहीं चलता, तो इस रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं चलेगा। अब बिना करंट के रेजिस्टेंस यूजलेस होता है, तो ये हटा दो, बेकार है, ये किसी काम तो वैसे भी नहीं कर रहा ना ये, ठीक है। ब्रोकन वायर में कोई डिवाइस काम नहीं करती बेटा, तो बस ऊपर वाला बचेगा 10 ओम 5 वोल्ट। अब आगे पढ़ता हूं, अभी तो मैंने बस आइडियल डायोड का मीनिंग बताया। द करंट सप्लाइड बाय बैटरी इज, करंट निकालना, निकाल लेते हैं इसमें। वो करंट जो बैटरी सप्लाई करे, बैटरी का करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया, 0.5 एम्पियर आ गया, डी ऑप्शन आ गया, चेक कर लीजिए। क्या डायोड हमेशा फॉरवर्ड में कनेक्टिंग वायर होती है, नहीं, आइडियल डायोड वैसे तो उसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, कितना फिक्स नहीं होता, गिवन होगा, अगर बताएगा बता देगा वो, अगर रेजिस्टेंस होगा तो बताएगा, वो बता देगा 50 ओम 100 ओम। उस केस में क्या करते हैं, फिर कनेक्टिंग वायर नहीं बनाते, रेजिस्टेंस बनाते हैं, कितना, जितना उसने दिया है। अगर उसने कहा कि फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस 20 है तो डायोड 1 की जगह 20 ओम का रेजिस्टेंस बना देंगे यहाँ पर, वो गिवन होगा, नहीं दिया तो आइडियल है, और आइडियल डायोड कनेक्टिंग वायर बनती है फॉरवर्ड में। The given graph represent VI characteristic for a semiconductor device. VI characteristic बोलते हैं ग्राफ को, ये ग्राफ है सेमीकंडक्टर डिवाइस का, क्लास में पढ़ा है वाया सोलर सेल का है ये ग्राफ, सोलर सेल का। ये दिन में जब आप सोलर सेल को यूज नहीं करते तो सारी एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब आप यूज करते हैं तो वोल्टेज कन्वर्ट हो जाते हैं करंट के फॉर्म में। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। पहली बात तो ये समझिए, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस वैसे तो बहुत होती हैं, मगर हमने 5 पढ़ी थी जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। कौन कौन सी 5 थी, रेक्टिफायर 1, सोलर सेल 2, फोटो डायोड, ठीक है, एलईडी, और क्या पढ़ा था हमने, और पढ़ा था वोल्टेज रेगुलेटर, 5 पढ़े थे। तो उसमें से मैंने बताया था सोलर सेल का ग्राफ ये होता है, और मैंने आपसे कहा था जब आप सोलर सेल को यूज नहीं करते तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज बैटरी में स्टोर हो जाती है,
और जब यूज करते हैं तो वो एनर्जी वोल्टेज से फिर करंट सप्लाई कर देती है। तो ये वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी तब स्टोर होगी जब आप उसे यूज नहीं करते, यानी कि सर्किट क्लोज नहीं करते ओपन सर्किट में, और यहां पर ये सर्किट क्लोज होने पे करंट डेवलप हो जाता है। ये सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। A, it is a VI characteristic of solar cell where point A represent open circuit and point P represent short circuit। ये ठीक है, यही तो पढ़ाया था क्लास में। ये सोलर सेल का है। A ओपन सर्किट है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, तो सारी एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर होती है। जब सर्किट क्लोज हो जाता है, क्लोज सर्किट को कई बार शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, कनेक्ट करना, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट होते ही सर्किट क्लोज हो जाता है, तो वोल्टेज से करंट सप्लाई आ जाती है, तो बी पॉइंट शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो ये ए सही हो गया आपका। अच्छा ए सही है, तो फिर अब बाकी ऑप्शन आप पढ़ना चाहें पढ़ ले, कोई जरूरत तो है नहीं आप उसको, ठीक है, चेक कर लीजिए सही। ये भी सेकंड नीट का क्वेश्चन था। ये एक ही टॉपिक से कई कई क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से आते हैं सबसे ज्यादा। आप ये समझिए, अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लूं, तो अगर पिछले 10 साल में 700 क्वेश्चन आए हैं टोटल मिला के, ज्यादा आएंगे, आप 45 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि नीट बीच में कई कई बार भी हुआ है। अगर 10 साल में अगर 700 क्वेश्चन आए टोटल, तो उसमें से 150 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में से हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज मॉडर्न फिजिक्स आती है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The given circuit has two diodes connected as shown. The current through the resistance R1 will be. डायोड की बायसिंग चेक करो भाई पहले तो। इसका ये N किससे कनेक्ट है? बैटरी के पॉजिटिव से। ये रिवर्स बायस में है, ये ब्रोकन वायर बनेगी। इधर आ जाओ। इसका P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, वो फॉरवर्ड है, कनेक्टिंग वायर बनेगी। तो सर्किट रीड्रॉ करो, बायसिंग के हिसाब से डायोड को रिप्लेस करो। पहली वाली डायोड को ब्रोकन वायर, अगली वाली को कनेक्टिंग वायर। ये 2 ये R1 है, ये 3 ये R2 है, ये 2 ये R3 है, ठीक है। और ये 10 वोल्ट है। ये ब्रोकन वायर क्योंकि रिवर्स बायस है, ये कनेक्टिंग वायर। अब ये जो ब्रोकन वायर है, इसमें तो करंट चलेगा नहीं, ब्रोकन वायर में करंट नहीं चलता, इसे हटाई तो क्यों लगा रखा है काम का। तो ये सर्किट इस तरह से आ जाएगा। टू, दिस इज R1, दिस इज 2, दिस इज R3 एंड 10 वोल्ट। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R1 से कितना करंट फ्लो करेगा? सर सिंगल लूप है, सिंगल लूप में तो करंट हर जगह सेम होता है, आप बस करंट निकाल लो, वही R1 का होगा, वही R3 का होगा। कैसे निकालते हैं? सिंगल लूप में करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 2.5 एम्पियर। सिंगल लूप में करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। चेक कर लीजिए सही से। द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंट बाय द सर्किट डायग्राम इज। करेक्ट बुलियन ऑपरेशन, अभी रुक जाओ। 0 का मतलब स्विच ओपन है, मतलब ब्रोकन वायर। स्विच क्लोज कर देंगे तो 1 हो जाएगा। स्विच ऊपर रहेगा तो 0 है, स्विच नीचे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, उससे गेट आ जाएगा हमारा। गेट की पहचान ट्रूथ टेबल से अच्छी हो जाती है। A, B इनपुट है और C आउटपुट है, ठीक है। चलो आउटपुट किसे मिलना है? एलईडी को मिलना। एलईडी आउटपुट को Y कहा है, चलो Y कह दो, सिंबल तो आपकी मर्जी पे है भाई। आप क्या चला रहे हैं इससे? आप इससे एलईडी बल्ब जला रहे हैं सर्किट से, तो आउटपुट किसे मिलेगा? एलईडी बल्ब को। ये Y आउटपुट हो गया। इनपुट A और B है स्विच की फॉर्म में। अगर ये स्विच ओपन है और ये भी ओपन है, मतलब 0 0 ओपन है ये, ठीक है, तो ये 0 ये 0, तो देखो ये भी ओपन है ये भी ओपन, तो ये पूरा वायर ब्रोकन हो गया, इधर से भी इधर से भी, तो ये काम नहीं करेगा, ये वायर काम ही नहीं करेगा, छोड़ दो। ऊपर 6, नीचे अर्थिंग के कितने होते हैं? 0, ये 6 ये 0, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऐसे आएगा,
उधर नहीं जाएगा, ब्रोकन वायर है, करंट ऐसे निकलेगा एलईडी से, एलईडी में करंट घुसेगा, एलईडी ऑन हो जाएगी आपकी, एलईडी ऑन हो गई, नीचे चला जाएगा अर्थिंग में, आपकी एलईडी ऑन हो गई, 1 आएगा भाई। अब की बार A0 ले लेते हैं, B1, मतलब इसे ओपन रखते हैं, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। मगर आपने इसे बंद किया, इसे खुला छोड़ दिया, तो यहां तो करंट अब भी नहीं जा सकता, क्यों? यहां पे देखो ना, यहां पे ए तो ओपन है, अभी भी ए तो 0 है ना, तो ब्रोकन वायर में तो करंट नहीं चलता, तो इसको बंद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां से खुला हुआ है, तो करंट यहां तो आ नहीं सकता, तो करंट चलेगा ऐसे, हाई पोटेंशियल से लो, ऐसे जाएगा, ऐसे इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ब्रोकन वायर है, करंट इधर से निकलेगा और एलईडी में चला जाएगा, आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी 1। अब की बार A1 लेते हैं, B0, इसे बंद कर देते हैं, इसे खुला रखते हैं, अब भी कोई फायदा नहीं है, ये बंद हो गया मगर ये खुला है, तो करंट यहां से तो आ जाएगा, मगर यहां से खुला है तो चल नहीं सकता, तो अगेन इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, ऐसे आएगा, इधर नहीं जाएगा, क्यों? आगे रास्ता खुला हुआ है ना, देखो ये तो आपने बंद कर दिया, ये नहीं बंद किया, तो ये ऐसे आकर यहां रुक जाएगा ना, ब्रोकन वायर में करंट कभी चलता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर करंट यहां से तो चलेगा, यहां तक पहुंच जाएगा, नहीं बेटे, करंट तभी जाता है जब पूरा रास्ता बंद हो, करंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां जाके पता लगेगा उसे कि रास्ता बंद है, करंट उस रास्ते में जाता ही नहीं जिसका रास्ता बंद हो, करंट वहां जाएगा नहीं, ये रास्ता बंद खुला हुआ है ना, ब्रोकन वायर है, करंट अगेन इधर से आएगा, हाई से चलेगा, ऐसे आएगा, उधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इधर यहां से निकलेगा और ऐसे चला जाएगा, एलईडी में करंट आएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी आपकी। अब ए और बी दोनों 1 ले लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं, शट डाउन, इसे भी बंद, शट डाउन। जब आप दोनों को बंद कर देंगे, ठीक है, जब आप दोनों को बंद कर देंगे तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यह आएगी कि ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, ये कौन से पॉइंट, ये और ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, जब 2 पॉइंट कनेक्ट हो जाए तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, तो इसका पोटेंशियल अगर मान लीजिए V0 हो गया तो इसका भी V0 हो जाएगा। अब आपने दोनों स्विच बंद कर दिए ना, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद, तो ये पॉइंट इस वायर के जरिए इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, और हम पढ़ते हैं जब 2 पॉइंट कनेक्ट हो जाए तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, अगर पोटेंशियल सेम हो गए तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया। और आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं, डिवाइस को चलाने के लिए पोटेंशियल नहीं चाहिए, उसका डिफरेंस चाहिए, और आपकी एलईडी के पास कोई डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल है, डिफरेंस नहीं है, आपकी एलईडी काम नहीं कर सकती। ऐसे डिवाइस को हम शॉर्ट सर्किटेड डिवाइस कहते हैं, आपकी डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गई है, उसके पास कोई वोल्टेज नहीं है, वो ऑन नहीं होगी, एलईडी बंद हो गई आपकी, शॉर्ट सर्किट कर दिया इस वायर ने उसको। अब क्या होगा, अब ऐसे होगा, करंट चलेगा हाई से लो, देखो करंट चलेगा यहां से, हाई पोटेंशियल से ऐसे आएगा, उधर नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास वोल्टेज नहीं है, इधर जाएगा, यहां से निकलेगा करंट, ऐसे जाएगा अर्थ के पास, ऐसे जाएगा, अब करंट इस रास्ते को बाईपास कर देगा। कॉमन सेंस से भी सोचो, पिछले 3 केस में तो ये तार टूटा हुआ था किसी न किसी रीजन से, तो करंट मजबूरी में इस रास्ते से जा रहा था, हाई पोटेंशियल से लो, मगर अब क्योंकि ये तार आपने जोड़ दिया है, तो मुझे बताओ जब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, तो जब करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा और यहां पहुंचेगा, तो करंट के पास 2 चॉइस होंगी, क्या तो इससे गुजरूं रेजिस्टेंस से, या इस कनेक्टिंग वायर से गुजर के नीचे चला जाऊं। बताओ, उस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इस रास्ते में रेजिस्टेंस है, ऐसे केस में करंट किस रास्ते को फॉलो करेगा, उस रास्ते को जहां रेजिस्टेंस आता, या उस रास्ते को जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऑब्वियसली अगर करंट को 2 चॉइस मिलेगी तो वो उस रास्ते को पसंद करेगा जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वहां उससे कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो सारा करंट यहां से आकर इधर नहीं जाएगा, इधर से मुड़ेगा और इधर निकल जाएगा, ये पाथ होगा करंट का इस समय। ऐसे करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा,
उसको बाईपास कर देगा क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है। पिछले 3 केस में भी तो रेजिस्टेंस था। पिछले 3 केस में उधर जाने की चॉइस ही नहीं थी क्योंकि आपने यहां पर स्विच खोल रखे थे, तो करंट ब्रोकन वायर में जाता ही नहीं है। तो पिछले 3 केस में तो यहां करंट जा ही नहीं सकता था ना, तो करंट की मजबूरी थी कि उसे रेजिस्टेंस वाले पास से गुजरना पड़ रहा था। अब रास्ता मिल गया है बिना रेजिस्टेंस वाला, अब मजबूरी नहीं, इसको छोड़ देगा, इधर चला जाएगा। ये है इसका आउटपुट। अब बताओ किसका है, ये चेक कर लो सही से। ये किसका है बेटे? नैंड गेट का आउटपुट है। ये एंड गेट का जस्ट उल्टा है, ठीक है। एंड गेट दोनों इनपुट 1 पे 1 देता है, ये उसका ठीक रिवर्स है। एंड का रिवर्स क्या होता है? नैंड गेट होता है ना, तो नैंड गेट हो जाएगा। चेक कर लीजिए सही से।